तो वी वर डूइंग एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था क्या, एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स किए थे। ठीक है, तो 3 तरह के ग्रुप्स किए थे। एक एक्टिवेटिंग होते हैं जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, डीएक्टिवेटिंग होते हैं जो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, और डीएक्टिवेटिंग वो जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। ठीक है, तो इनकी क्लास हमने देखी थी, कौन कौन से थे। हमने देखा था क्या, सीएल लगा हो बेंजीन पे, हेलोजेंस लगे हो, ये वैसे तो डीएक्टिवेटिंग होते हैं। डीएक्टिवेटिंग का मतलब क्या है कि उनकी रिएक्टिविटी कम कर देते हैं। ठीक है, डीएक्टिवेटिंग इज अ डिफरेंट थिंग, और उनका जो डायरेक्शन होती है, क्या वो ऑर्थो पे जाएंगे, पैरा पे जाएंगे, मेटा पे जाएंगे, वो अलग चीज है। तो हम डीएक्टिवेटिंग को हमेशा इस चीज से रिलेट नहीं कर सकते। वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम यही देखा जाता है कि डीएक्टिवेटिंग जो होते हैं वो ऑर्थो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, लेकिन जो हेलोजेंस होते हैं डीएक्टिवेटिंग है। और इनके अलावा हमने 2-3 एग्जाम्पल्स और लिखे थे जो ग्रुप्स क्या है, डीएक्टिवेटिंग है लेकिन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है रेजोनेंस के थ्रू। तो अगर हम देखते हैं कि सीएल है, सीएल हमने बोला था डीएक्टिवेटिंग है। डीएक्टिवेटिंग का मतलब क्या है कि रिएक्टिविटी स्लो कर देना। ठीक है, तो हम उसी को एक बार थोड़ा सा डिस्कस करते हैं फिर आगे चलते हैं। तो अगर इसमें इलेक्ट्रोफिलिक अटैक मान लो अगर हम करवा लेते हैं, और हम करवाते हैं मान लो पैरा पे करवाया, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, अभी हम बात करते हैं कि सीएल इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो ऑर्थो पे अटैक करेगा, पैरा पे कराता है। मान लो उसने पैरा पे अटैक कराया, तो पैरा पे लगेगा कि इलेक्ट्रोफाइल, पैरा पोजीशन इज दिस, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आके लगा, पॉजिटिव का बना है यहाँ पे सीएल। ठीक है, और फिर यहाँ पे ऐसे सीएल, फिर यहाँ पे जैसे रेजोनेंस फर्दर आगे गई, वेट, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अगर हम दिखाएंगे तो वो कुछ ऐसे दिखेंगे, तो सीएल प्लस। ठीक है, और ऐसा इलेक्ट्रोफाइल। अब देखोगे पॉजिटिव, ऑल्दो सीएल के पास माइनस का इफेक्ट है, लेकिन ये पॉजिटिव का देख रहे हो, उस कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं है। ठीक है, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, तो ये जब रेजोनेंस हो जाते हैं यहाँ पे, इसकी कैसा बन जाता है ये, ऐसा सीएल प्लस। तो एक फैक्टर तो ये है, कार्बोकेटाइन बनना क्यों नहीं चाहेगा इस कार्बन के पास माइनस आई की वजह से, लेकिन वो फिर भी बनता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, इसमें देखोगे सबका क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है, और यहाँ पे क्या है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो इस वजह से क्या है, हमारे कार्बन को थोड़ा ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। अगर मेटा पे अटैक होता तो ये कार्बोकेटाइन कभी सीएल के नीचे आ ही नहीं पाता। कल हमने देखा था कि कभी कोई स्पेशली स्टेबल स्ट्रक्चर आ ही नहीं रहा था। तो कार्बन का ऑक्टेट, ये जो कार्बोकेटाइन का ऑक्टेट कभी पूरा ही नहीं हो पाता। लेकिन जब भी पैरा पे ऑर्थो पे आएगा तो ये कार्बोकेटाइन सीएल के नीचे आएगा और उसका ऑक्टेट पूरा कंप्लीट होने का उसको चांस मिलेगा एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। तो इस वजह से क्या होता है, इस वजह से क्या होता है, अटैक तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ही होता है, लेकिन जो इसके माइनस आई इफेक्ट की वजह से बस एक चीज क्या हो जाती है, इस चीज की, इसकी रिएक्टिविटी स्लो हो जाती है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये होता है यहाँ पे ऑक्टेट इनकम्प्लीट। ठीक है, तो इस वजह से जब भी रेजोनेंस की बात आएगी, ये कार्बन का ऑक्टेट पूरा कर लेगा और थोड़ी स्टेबिलिटी से प्रोवाइड कर देगा। तो इस वजह से ये वाले जो कंपाउंड्स होते हैं, सीएल है, एफ है, ब्रोमीन, आयोडीन, और जो हमने 4 और लिखवाए थे, वो सब क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं लेकिन डीएक्टिवेटिंग होते हैं। डीएक्टिवेटिंग मतलब रिएक्टिविटी स्लो, रिएक्टिविटी, रिएक्ट धीरे से करेंगे लेकिन जब भी प्रोडक्ट बनाएंगे और तो पैरा ही बनाएंगे। ठीक है, तो इन केस ऑफ हेलोजेंस, इन केस ऑफ हेलोजेंस इंपॉर्टेंट चीज है, इन केस ऑफ हेलोजेंस रिएक्टिविटी इज गवर्न्ड बाय, रिएक्टिविटी मतलब बेसिकली समझ लो कि स्पीड, रिएक्टिविटी इज गवर्न्ड बाय माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, और क्या था, और डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब ऑर्थो पे जा रहा है, पैरा पे जा रहा है, मेटा पे जा रहा है, डायरेक्शन इज गवर्न्ड बाय प्लस एम इफेक्ट। ठीक है, तो यही देख रहे थे हम, और आज थोड़ा हमने और थोड़ा ठीक से इसको डिस्कस कर ली बात। अब हम आगे चलते हैं ऑर्थोपेरा रेशियो पे, क्योंकि काफी बार ऐसा होगा कि हमें ऑर्थोपेरा बताना पड़ेगा कि मेजर कौन सा प्रोडक्ट है, इसकी अमाउंट कितनी है, तो वो देखते हैं हम कैसे डिसाइड करें। काफी बार हम देख के नहीं पहचान पाएंगे। ठीक है, जब कुछ डाई सब्स्टिट्यूट होगा तो वो देखते हैं। तो वी विल डिस्कस ऑर्थोपेरा रेशियो, ऑर्थोपेरा रेशियो। तो क्या है हमारे पास, तो अगर मान लो इस पे क्या लगा है, कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, और क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, हमने इसमें इलेक्ट्रोफाइल डाला बेसिकली। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्योंकि क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थोपेरा पे बढ़ाते हैं, एक ही रीजन था, और बाकी हमने रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स भी बना के देखे थे। तो ऑर्थोपेरा पे जब भी इलेक्ट्रोफाइल आ रहा था तो कार्बोकेटाइन क्या था, सबसे ज्यादा स्टेबल बन रहा था, स्पेशली स्टेबल स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग। तो ये ERG
यहाँ पे ई आएगा, ठीक है। और एक बार ऑर्थो कहाँ आ सकता है, ई आर जी ई, ठीक है। ऑल्दो पोजीशंस इक्वलेंट है, लेकिन कहने का मतलब क्या है, क्या ई जो है उसके पास दो जगह है जाने के लिए, सेम ऑर्थो प्रोडक्ट बनाने के लिए, और पैरा जगह एक ही है, ठीक है। तो थ्योरेटिकली क्या रेशियो होना चाहिए था, अगर थ्योरेटिकली बात करें देखकर कि अब ऑर्थो के लिए तो दो पोजीशन है लेकिन पैरा के लिए एक है, तो थ्योरेटिकली ऑर्थो पैरा का रेशियो 2:1 होना चाहिए था। थ्योरेटिकली ऑर्थो पैरा रेशियो शुड बी 2:1, ठीक है। पर प्रैक्टिकली नहीं होता, क्योंकि सिर्फ वो इस स्पेस पे डिपेंड नहीं करता, क्या ऑर्थो के पास दो जगह है पैरा के पास एक जगह है, सिर्फ इस पे डिपेंड नहीं करेगा, और भी सारे फैक्टर्स आ जाते हैं इस चीज बेसिकली डिसाइड करने पे, तो देखते हैं। बट प्रैक्टिकली इट डिपेंड्स ऑन फर्स्ट, ए इज आई इफेक्ट, मतलब उसका इंडक्टिव इफेक्ट पे डिपेंड करेंगे, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंट डिपेंडेंट, ठीक है। तो आई पे ज्यादा इफेक्ट होगा, पैरा पे कम इफेक्ट होगा, तो उस पर भी डिपेंड, ऑर्थो पे ज्यादा इफेक्ट होगा आई इफेक्ट का, इंडक्टिव इफेक्ट का, और पैरा पे कम इफेक्ट होगा, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ ईआरजी, अब वो जैसा भी है, प्लस आया माइनस आया। बी साइज ऑफ ईआरजी, साइज ऑफ ईआरजी यानी कि ईआरजी अगर बड़ा हुआ तो ऑर्थो पे कोई चीज आएगी लग के, तो उसको स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोवाइड होगी, ठीक है। और सी इज साइज ऑफ ई प्लस, इलेक्ट्रोफाइल पे भी डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रोफाइल भी बड़ा है तो भी वो ऑर्थो पे नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि ऑलरेडी ईआरजी लगा है उसके पास, मतलब ऑर्थो के पास, तो स्टेरिक हिंड्रेंस मिलेगी। तो स्टेरिक हिंड्रेंस भी रीजन और इंडक्टिव इफेक्ट भी रीजन है, ठीक है। तो इससे भी हमारा जो रेशियो है वो एग्जैक्टली ही नहीं आएगा कभी भी। तो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू चीजें। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू हम देखेंगे। अगर आई हैव दिस एग्जाम्पल यहीं पे लिख लेते हैं थोड़ा, ये है मेरे पास क्या है, ओ नेगेटिव है। अच्छा, ओ नेगेटिव का मीजोमेरिक कैसा है, प्लस एम है माइनस एम है, प्लस और आई इफेक्ट कैसा है, प्लस है माइनस, माइनस जब नेगेटिव लग जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिव में, प्लस हाँ, तो वो प्लस आई शो करने लग जाता है, ये पढ़ा है जीओसी में, ठीक है। जब भी नेगेटिव लगा देंगे तो प्लस आई की तरह शो करेगा, तो ये प्लस एम शो कर रहा है, प्लस आई भी शो कर रहा है। तो उधर इलेक्ट्रोफाइल जब आता है तो वो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आना चाहेगा, बेसिकली ऑर्थो का ज्यादा होगा पैरा से, अमाउंट हम नहीं बता सकते, ऑर्थो का ज्यादा होगा पैरा से, क्योंकि देखो ये प्लस एम से तो दे रहा है, अब प्लस एम तो कोई डिफ्रेंशिएट करता नहीं है ऑर्थो पैरा में, प्लस एम ऑर्थो पे भी उतना ही लग रहा है, पैरा पे भी उतना ही लग रहा है, मेटा पे नहीं लग रहा तो मेटा पे आता ही नहीं है। आई की बात करेंगे, प्लस आई के थ्रू दे रहा है, तो आई कहाँ ज्यादा लग रहा होगा, ऑर्थो पे ज्यादा लग रहा होगा, ठीक है। तो ऑर्थो और इलेक्ट्रोफाइल वही आना चाहेगा ना, यहाँ पे प्लस आई आता है, तो वो इस वजह से ऑर्थो का ज्यादा होता है पैरा पे, तो हम ऐसे डिसाइड कर सकते हैं एक तो चीज। चलो अब बात करते हैं, अगर बात करें NH2, NH2 में क्या है, प्लस एम है, और इंडक्टिव पे कैसा है, प्लस है, माइनस माइनस आया है, क्योंकि नाइट्रोजन वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना कार्बन के कंपैरिजन में, तो इधर इलेक्ट्रोफाइल आएगा, तो क्या होगा, पैरा का अमाउंट क्या होगा, ऑर्थो से ज्यादा होगा, तो मीजोमेरिक ऑर्थो पैरा के लिए सेम है, लेकिन इंडक्टिव है क्योंकि माइनस आया है तो ऑर्थो पे ज्यादा लग रहा होगा, क्योंकि डिस्टेंट डिपेंडेंट है हमारा आई, तो ऑर्थो पे ज्यादा है, तो माइनस आई पैरा पे कम होगा, तो इलेक्ट्रोफाइल उधर जाना चाहेगा जहाँ पे माइनस आई कम है, तो पैरा पे ज्यादा होगा, ठीक है। चलिए, तो देखो जगह का तो कुछ असर ही नहीं पड़ा, कि ऑर्थो के पास दो स्पेस हैं, पैरा के पास एक है, उसका तो कुछ असर ही नहीं पड़ा, ठीक है। डोमिनेटिंग फैक्टर्स तो कुछ और ही हो गए यहाँ पे। चलिए यहाँ देखते हैं, OH की बात करते हैं, OH पे डालेंगे तो बताओ क्या होना चाहिए, पैरा का ज्यादा होगा, ऑर्थो का ज्यादा होगा, ऑर्थो O का क्या है, प्लस एम है, और आई इफेक्ट कौन सा है, प्लस आई प्लस आई, माइनस आई है, ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, तुम नाइट्रोजन का माइनस आई बता रहे हो और ऑक्सीजन का प्लस आई बता रहे हो, यहाँ पे ऑक्सीजन का प्लस आई क्यों था, क्योंकि O नेगेटिव है, नेगेटिव, नेगेटिव क्या शो करेगा वो, O पे अब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, अब वो और इलेक्ट्रॉन खींचना ही नहीं चाहेगा, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई, तो माइनस आई शो ही नहीं कर रहा, वो प्लस आई शो कर रहा है। एक बार रिवाइज करना जीओसी जाके ये वाला पार्ट, ठीक है। तो जब भी नेगेटिव लगा दिया है हमने इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, याद रखो जब भी हमने नेगेटिव लगा दिया इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे तो वो प्लस आई शो करेगा, लेकिन जब भी हम क्या लगाते हैं, जब नॉर्मल OH लिखते हैं तो वो क्या शो करेगा, माइनस आई, और अगर मैं O पे प्लस लगा दूं तो भी वो माइनस आई शो करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बढ़ जाती है ना साइन के साथ, जैसे कटायन बढ़ेगा तो हमारा
पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, नेगेटिव चार्ज बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो O पे नेगेटिव लग गया तो उसका अब वो प्लस आई शो नहीं कर, अब वो माइनस आई शो नहीं कर रहा, वो प्लस आई शो कर रहा है। लेकिन सिंपली OH की बात करेंगे तो यहाँ पे OH क्या है, उसका नेचर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो माइनस आई शो करेगा। देता किससे, मेसोमेरिक से, क्योंकि उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 लोन पेयर्स हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि माइनस आया तो क्या होना चाहिए, पैरा ज्यादा होगा, ऑर्थो ज्यादा होगा। अब तो बताओ, पैरा, हाँ तो अब पैरा का अमाउंट ज्यादा होगा ऑर्थो से, ठीक है, क्योंकि मीजोमेरिक दोनों सेम है और यहाँ पे ऑर्थो पे माइनस आई ज्यादा है, तो इलेक्ट्रोफाइल को तो माइनस आई तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और इलेक्ट्रोफाइल को तो इलेक्ट्रॉन रिच जगह चाहिए, तो पैरा भी जाएगा। समझ आई ये चीज सबको? Yes. OCH3 की बात करते हैं, OCH3 पे इलेक्ट्रॉन डाला तो क्या होगा, OCH3 क्या क्या शो करेगा, यहाँ पे भी प्लस एम शो करेगा और माइनस आई ही शो करेगा, क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं है, पे न्यूट्रल है, तो माइनस आई शो करेगा। तो बताओ क्या ज्यादा होगा, पैरा ही ज्यादा होगा ऑर्थो से, ठीक है। चलिए बात करते हैं आर की। आर लगाया है कोई, ठीक है, एल्काइल ग्रुप लगाया है, तो एल्काइल के पास क्या होता है, एक तो प्लस हाइपोकॉन्जुगेशन होता है, ठीक है, आर इससे दे सकता है, और एक इसके पास प्लस आई भी होता है। चलिए, लेकिन अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि अगर मेरे पास इफ आर इज ग्रेटर देन, क्या है, आर क्या है, एमी है, मिथाइल है, तब क्या होगा, तब आई विल गेट ऑर्थो ग्रेटर देन पैरा, ठीक है, तब हाइपोकॉन्जुगेशन भी ज्यादा, हाइपोकॉन्जुगेशन तो ज्यादा है, इंडक्टिव इफेक्ट है जैसा है, हाइपोकॉन्जुगेशन ज्यादा है, लेकिन एक अच्छी चीज क्या है मिथाइल के पास, है छोटा है, छोटे तो स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं देगा। बाकी आर के पास ड्रॉबैक क्या होते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो यहाँ पे साइज का फैक्टर काफी मैटर कर जाता है इन केस ऑफ आर एल्काइल ग्रुप्स। तो आर जब तक मिथाइल है तो ऑर्थो मेजर होगा एज कम्पेयर टू पैरा, ऑल्दो रेशियो बहुत कम होता है ऑर्थो पैरा का, अगर देखोगे ना तो ऑर्थो का मेजर होने का रेशियो बहुत कम होगा, लेकिन मेजर अगर हम बताएंगे तो अमाउंट ज्यादा ऑर्थो की होती है। और इफ आर बोल सकते हैं कि कुछ भी हो, एमई से बड़ा कुछ भी हो, ईटी हो, प्रोपाइल हो, कुछ भी हो, बेसिकली इधर क्या आती है, स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाती है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे नहीं आ पाता, वो कहाँ आता है, पैरा पे। तो पैरा क्या होता है, ज्यादा ऑर्थो से, ठीक है। चलिए बात करते हैं OH। इधर क्या डाला, OH माइनस डाला, ठीक है, बेस है, बेसिकली बेस है तो क्या कराएगा, एसिड बेस रिएक्शन कराएगा, और एसिडिक हाइड्रोजन है ये, तो ये क्या बनेगा, O नेगेटिव, ठीक है। O नेगेटिव के लिए अभी हमने कुछ पढ़ा था पीछे, क्या ये प्लस एम शो करता है और माइनस आई शो करता है, ठीक है, माइनस आई शो करता है, सॉरी प्लस आई शो करता है, प्लस आई शो कर रहा है, तो पहले क्या था, ऑर्थो पे मेजर बन रहा था, ठीक है। लेकिन ये चीज इलेक्ट्रोफाइल में भी काफी बार डिपेंड कर जाते हैं। मान लो इलेक्ट्रोफाइल कुछ बहुत ही अलग तरीके से बड़ा है, कैसा इलेक्ट्रोफाइल है, मान लो मेरा ऐसा इलेक्ट्रोफाइल है एन, ये और इधर पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रोफाइल इतना बड़ा है, जब इतना बड़ा इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा ना तो वो कहाँ जाएगा, पैरा पे ही जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट देखना ही नहीं है, स्टेरिक हिंड्रेंस हमारा मेजर है, अगर इलेक्ट्रोफाइल इतना बड़ा हो गया तो पैरा पे जाएगा। ये रिएक्शन आगे अमाइंस में यूज भी होगी, बेसिकली उसी के लिए स्पेशली बताई गई है, क्योंकि अमाइंस में जब हम बनाते हैं एजो प्रोडक्ट्स तो वो पैरा पे ही जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे उसके कंपैरिजन में यहाँ पे इसलिए बताई गई है चीज, क्या O नेगेटिव है, O नेगेटिव से यहाँ पे पैरा पे आएगा। ऑल्दो O नेगेटिव अगर छोटा इलेक्ट्रोफाइल है तो ऑर्थो बनाना चाहेगा, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था, माइनस प्लस आई के अकॉर्डिंग प्लस आई पे भी ज्यादा जाना चाहेगा वो, लेकिन ये बड़ा है तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस डोमिनेट कर जाएगी, लिख लो बोले स्टेरिक हिंड्रेंस डोमिनेट्स। तो ये वाली रिएक्शन तो तुम्हें वैसे भी जब रिमाइंड करोगे तो याद हो जाएगी, लेकिन यहाँ से भी याद रखो, ठीक है। चलिए, यहाँ तो हमने गेस कर लिया, ये तो क्या थे, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन था। अब हमें चाहिए डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, मतलब डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन होगा तब क्या करेंगे, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, ठीक है। फर्स्ट देखते हैं, मान लो इस पे क्या लगा है, यहाँ पे है ERG, ठीक है, एक ग्रुप ERG है, और एक ग्रुप हमने इस पे रिंग पे कहीं भी लगाया हुआ है, कहीं भी है, वो क्या है, ERG2, ये भी ERG है और ये ERG1 है। और अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप 1 की स्ट्रेंथ ज्यादा है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप 2 से, ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, लेकिन अच्छा कौन रिलीज कर पा रहा है, अच्छा इफेक्ट किसका होगा देने का, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप 1 का, ठीक है। तो तब हमारा जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा वो कहाँ जाएगा, तब क्या होगा, देन न्यू इलेक्ट्रोफाइल विल कम एट, अब ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ही होंगे दोनों, लेकिन किसके ऑर्थो पैरा पे जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग 1 ग्रुप के, ठीक है, विल कम एट ऑर्थो एंड पैरा ऑफ ERG1,
ठीक है, तो जो स्ट्रॉन्ग है उसके ऑर्थो पैरा पे लगा देना है हमें। सेकंड बात करते हैं, अगर है सेम ARG यहाँ पे, मतलब इधर ARG और इसके साइड में क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो एक ERG एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और तो यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे जब भी ERG और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की बात है तो कहाँ जाना चाहेगा, ऑर्थो मतलब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे है, ERG के ऑर्थो पैरा पे ही ज्यादा होगी, तो वो उधर ही जाना चाहेगा। तो देन न्यू इलेक्ट्रोफाइल विल कम एट ऑर्थो एंड पैरा ऑफ ERG। ठीक है, तो हमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग की बात आएगी तो वी हैव टू गिव प्रेफरेंस टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अगर बात करें दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप 1 एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप 2, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की स्ट्रेंथ क्या है, 1 की ज्यादा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के 2 से। अब देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो कहाँ करते हैं, मेटा पे भेजते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की 1 की स्ट्रेंथ ज्यादा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग 2 से, तो ये बताओ कि किसको प्रेफरेंस मिलेगी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप 1 के मेटा पे जाएगा या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप 2 के मेटा पे जाएगा, 2 2 पे जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 पे तो ज्यादा 1 के मेटा, अगर 1 का मेटा देखेंगे तो उधर तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रोफाइल को तो कहाँ जाना है जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो, तो जो लेस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है उसके पास वो जाना चाहेगा, उसके मेटा पे जाना चाहेगा, क्योंकि उसके मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपैरेटिवली हायर होगी एज कम्पेयर टू EWG1 के मेटा से। ठीक है, तो इसको उल्टा मत अज्यूम कर लेना इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग की तरह। तो देन न्यू इलेक्ट्रोफाइल कम्स एट मेटा ऑफ EWG2। ठीक है, चलिए। मैम हाँ बोलो। मैम इसका रीजनिंग के लिए दोबारा एक्सप्लेन कर दो। EWG1 और EWG2 का रीजन यस मैम। देखो क्या है, देखो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप पे हमने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग 1 जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा थी उसको चूज किया था। क्यों चूज किया था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या कर रहे थे, वो तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे थे ऑर्थो पैरा पे, ठीक है, तो ऑब्वियसली जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है इलेक्ट्रोफाइल को वहीं जाना है। लेकिन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो रिएक्टिविटी एक्चुअली में स्लो करते हैं उनका, अगर हम मेटा क्यों चूज करते हैं उसको, क्योंकि मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी बची रहती है कंपैरेटिवली, ऑर्थो पैरा तो पहले से बर्बाद हो चुके हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के, बर्बाद है ऑर्थो पैरा के, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का काम है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करना। मेटा को ही छोड़ देते हैं क्योंकि जब तक मीजो का इफेक्ट नहीं लग पाता मेटा पे तो वो बेचारा बच जाता है। तो बेसिकली अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का फर्स्ट का मेटा देखें और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप 2 का मेटा देखें, तो क्योंकि ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर रहा होगा बेंजीन रिंग से उसका मेटा भी थोड़ा वीक होगा, मतलब उसका मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कम होगी। जनरली अगर आई इफेक्ट भी देखें, मतलब वैसे भी देखे तुम जनरली बस ये देखो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का जो मेटा होगा उस पर कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा होगा और इलेक्ट्रोफाइल के लिए और ज्यादा मुश्किल कर रहा होगा रिंग पे आना। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का ग्रुप का जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप 1 का मेटा जो होगा वो वीक होगा एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप 2 का। ज्यादा विड्रॉइंग, जितनी ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं उतनी ज्यादा रिएक्शन हमारी स्लो हो जाती है, तो ज्यादा विड्रॉइंग किसका है, 1 है, तो 1 का मेटा बहुत ज्यादा गरीब होगा एज कम्पेयर टू 2 का मेटा, तो 2 का मेटा थोड़ा कंपैरेटिवली ज्यादा होगा, और तो वो भी बर्बादी है लेकिन कंपैरेटिवली ज्यादा होगा, इस वजह से वो 2 के पास जाना चाहेगा। ठीक है, मतलब रिलीजिंग में हम ज्यादा रिलीजिंग के पास भेजना चाहते हैं, जब विड्रॉइंग की बात आती है तो हम कम विड्रॉइंग वाले के पास भेजना चाहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को वहां जाना है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ज्यादा होगा तो वो तो इलेक्ट्रॉन कम ही कर रहा है। समझ आ रहा है नुपुर? यस मैम। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। ये है मेरे पास और मेरे पास है ये, ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पे कहाँ आना चाहेगा वो नेचर, अब देखो दोनों रिलीजिंग ग्रुप्स हैं, ठीक है, तो जब दोनों रिलीजिंग ग्रुप्स हैं तो जो न्यू इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ आ रहा है, ऑर्थो मेटा पे किसके, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग 1 ग्रुप के, 1 जो स्ट्रॉन्ग है, तो इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कौन है, OCH3 OCH3, क्योंकि वो मेसोमेरिक से दे रहा है, तो मेसोमेरिक के ऑर्थो या पैरा पे आना चाहेगा, तो यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट कौन होगा, ऑर्थो वाला है पैरा वाला, क्या लगता है, इधर ही आना चाहेगा। ये तो हमने पहले ही कर लिया ना, क्या OCH3 क्या शो करता है, प्लस M शो करता है और माइनस I शो करता है,
तो ऑब्वियसली माइनस आई ऑर्थो पे ज्यादा होगा तो वहां नहीं आना चाहेगा, पैरा पे ही जाएगा। ठीक है, मीजोमेरिक उसे ऑर्थो भी मिल रहा है, पैरा भी मिल रहा है, लेकिन पैरा पे माइनस आई कम है तो वहीं पे जाना चाहेगा। ये देख लो, एक स्टेरिक हिंड्रेंस वाला रीजन भी देख सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें मिला के कहा पैरा ही मेजर बनेगा। तो ये जो एरो दिखा रहे दिस इज पैरा। ठीक, चलिए बात करते हैं, अगर OCH3 है और CH3 यहाँ पे है, यहाँ पे कहाँ आना चाहेगा इलेक्ट्रोफाइल? यहाँ पे भी ऑर्थो पैरा पे आना चाहेगा और मेजर भी यही होगा। मतलब इसके कंपैरिजन में ऑर्थो पैरा तो यही है। ठीक है, एक ये है एक ये है। यहाँ पे माइनस आई लग रहा होगा, यहाँ पे माइनस आई नहीं लग रहा होगा, तो यहाँ पे आना चाहेगा। समझ रहे हो? Yes, ma'am. ऑल दो। मैम हाँ बोलो। मैम अगर हम बल्कि ले लेंगे हाँ मैं वही बता तो रही हूँ, तो ऑल दो बल्कि होगा तब हमारे लिए डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, लेकिन जनरली अगर हम मान के चल रहे हैं हमारा इलेक्ट्रोफाइल छोटा ही है, तो देखो यहाँ पे भी ऑर्थो ही है OCH3 के लिए, और यहाँ पे भी OCH3 के लिए ऑर्थो ही है। ऑल दो यहाँ पे ऑक्सीजन थोड़ा CH3 के कंपैरिजन में थोड़ा लेस स्टेरिकली हिंडर्ड होगा। ठीक है, कंपैरेटिवली। इसको वैसे गैस करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, ये थोड़ा ऐसा है कि डाइजी हो सकता है कि अगर सिर्फ ऐसा कुछ उठ के आ जाए तुम्हारे लिए तो। ठीक है, तो वो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करेगा, तो ऐसे क्वेश्चन का आना थोड़ा मुश्किल ही है। पर ऐसी चीजें जिनकी हमें कंफर्म पता है ये तुम्हें आने चाहिए। ठीक है, जनरली अगर इलेक्ट्रोफाइल छोटा है तो वो यहीं पे आएगा पैरा पे, ये चीज याद रखना, अगर इलेक्ट्रोफाइल छोटा है तो। अगर हम बात करें OCH3 और CH3, तो अब कहाँ आना चाहेगा हमारा इलेक्ट्रोफाइल? Ortho अब तो ऑर्थो ही OCH3. बचा। ठीक है, अब तो और कुछ बचा ही नहीं है, तो वो इधर ही आएगा इसके ऑर्थो पे। तो या तो यहाँ बना लो यहाँ बना लो, तो अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। चलिए, एग्जाम्पल, अगर है मेरे पास OH और मेरे पास है क्या NO2, तो किसको प्रेफरेंस मिलेगी? क्या लगता है? OH है NO2 है, तो हमने Para. जब, हाँ पैरा पे आएगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग को प्रेफरेंस देनी थी, ये है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, तो उसके ऑर्थो पे आ सकता है, पैरा पे आ सकता है। यहाँ पे माइनस आई थोड़ा कम होगा, यहाँ पे माइनस आई थोड़ा ज्यादा होगा, यहाँ पे माइनस आई थोड़ा कम होगा इसके लिए OH के कंपैरिजन में। ठीक है, तो यहीं पे आएगा। बहुत सारे फैक्टर्स देख सकते हैं यहाँ पे देखना चाहो तो। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो O का, NO2 का तो माइनस आई है दोनों पे बराबर, यहाँ पे OH का माइनस आई भी ज्यादा है, यहाँ पे OH का माइनस आई थोड़ा कम है, और यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस भी, और यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ठीक है, यहाँ हर किसी फैक्टर से यहाँ पे यही वाला आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये तो बहुत श्योर वाली चीज है। तो बात करते हैं OH और NO, यहाँ कहाँ आना चाहिए? Beta. मेटा पे तो क्यों ही आएगा, हमें तो प्रेफरेंस किसको देनी है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग को। तो OH के मेटा पे तो किसी को आना ही नहीं चाहिए। ठीक है, OH के ऑर्थो या पैरा पे आना चाहिए। ऑर्थो पे आएगा। देखो ऑर्थो पे तुम अगर लगाते, ठीक है ऑर्थो पे लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे ऑर्थो नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा। यहाँ पे भी थोड़ा नया सा इफेक्ट तुम्हें दिख जाएगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लगेगा कि इलेक्ट्रोफाइल अगर यहाँ पे आना चाह रहा है, ऑल्दो इसका माइनस आई है, लेकिन ये पता है क्या, जब इस पे देखो ये तो इस पे क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, मेसोमेरिक से नाइट्रो, मेसोमेरिक से इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे NO2 पे एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर पे माइनस चार्ज भी आता है ना, जब वो अपने अंदर इलेक्ट्रॉन ले जाता है तो उस पे क्या होता है, माइनस NO माइनस ऐसा हो जाता है, और यहाँ पे क्या बेंजीन रिंग होती है। ठीक है, तो बेसिकली ऐसा भी बोला जाता है कि इलेक्ट्रोफाइल इसको थोड़ा अट्रैक्ट, ये नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रोफाइल को थोड़ा अट्रैक्ट भी कर लेता है, मतलब थोड़ा चार्बस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन टाइप। तो इलेक्ट्रोफाइल थोड़ा ऐसी पोजीशन पे आना प्रेफर करता है, इधर नहीं आता। अगेन ये भी थोड़ी डाइसी सिचुएशन है, ठीक है बीच वाली, तो यहाँ पे भी थोड़ा पता लगाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो एक्सट्रीम केसेस है वहां पता लगाना है, और वहां पे तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, वो तो बिल्कुल गलत मत करना बिल्कुल भी। ऐसे क्वेश्चन के फिर चांसेस भी थोड़े कम हो जाते हैं जिनमें थोड़ा डाइसी सा सिचुएशन होता है, तो काफी बार ऐसा होता है कि मेमोराइज करने वाली चीज हो जाती है। इधर करेंगे तो इधर भी ऑब्वियस है कि वो ऑर्थो पे ही आएगा। ठीक है, यहीं पे आएगा। चलिए, बात करते हैं अब। ठीक है,
OH है हमारे पास, सॉरी OH नहीं NO2, दो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, NO2 है और CHO है, दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और वो कहाँ आ रहा है बेसिकली NO2 CHO, ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कौन है इसमें से? NO2 NO2 है, तो कहाँ आना चाहिए? NO2 के मेटा पे तो लेफ्ट वो पर। सॉरी यहाँ पे तो वो यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि NO2 के पैरा ये है, उसका वाला मेटा इसका वाला मेटा थोड़ा ज्यादा मतलब थोड़ा कम बर्बाद होगा। ठीक है, एक बार ये चीज मैं थोड़ा कंफर्म करके भी बताऊंगी। चलिए ये NO2 है और ये CHO है। ठीक है, यहाँ पे तो बस इसके पास यही ऑप्शन है और कहीं जा ही नहीं सकता। इसका मेटा भी यही है, इसका मेटा भी यही है, और कोई ऑप्शन है ही नहीं। बाकी दूसरे वाले दोनों के मेटा क्या है? कंज्यूम्ड है। चलिए NO2 एंड CHO, तो इसका मेटा हम ये कह सकते हैं। ठीक है, सॉरी हाँ, इसका मेटा हम ये कह सकते हैं, उसका वो अर्थ हो जाएगा, उसका मेटा। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ मैं अब समझ आ रहा है मुझे। ठीक, देखो ये जो चीज हमने यहाँ पे करी थी ना, वेट क्या है ये, हाँ ये तो ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? दिस इज वन। देखो ये क्या था, मैंने क्या बोला? अब यहाँ पे देखो मेटा दोनों का सेफ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप 1 और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग 2 दोनों का मेटा क्या है? सेफ है। ठीक है, बर्बाद कौन हो रखा है? ऑर्थो पैरा किसका? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का ज्यादा बर्बाद हो रखा है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग 2 का ऑर्थो पैरा कम बर्बाद है। ठीक है, तो बेसिकली ज्यादा, देखो इसको मैं एग्जांपल यहाँ से समझाती हूँ। यहाँ पे हमने कोई एग्जांपल किया ये, हाँ देखो CHO का मेटा कौन सा है? CHO का मेटा ये है, लेकिन ये NO2 का क्या है? ऑर्थो है, और NO2 का ऑर्थो क्या हो रहा होगा? ज्यादा बर्बाद हो रहा होगा। समझ रहे हो? ये जो पोजीशन है, ये वाली पोजीशन, दिस इज CHO का मेटा। ठीक है, तो CHO ने कंपैरेटिवली इसको सेफ रखा हुआ है, CHO की तरफ से बर्बाद नहीं हो रहा। लेकिन ये NO2 का मेटा है, और NO2 तो क्या इलेक्ट्रॉन ऑर्थो पैरा से खींच के रखता है, तो उसने इस पोजीशन से भी खींच के रखा होगा। ठीक है, तो इस वाली पोजीशन से कौन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है रेजोनेंस से? NO2। और इस वाली पोजीशन से कौन खींच रहा है रेजोनेंस से? CHO। तो ज्यादा बुरा कौन खींच रहा है? ज्यादा मतलब अच्छी तरह से कौन खींच रहा है? NO2 खींच रहा है या CHO खींच रहा है? NO2। NO2। तो NO2 का अर्थ ज्यादा बर्बाद है, तो वो इधर क्यों आना चाहेगा? वो इधर आना चाहेगा। ठीक है, सॉरी मैम मेरी इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं होगा? इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है, वही मैंने बोला कि थोड़ी डाइसिस सिचुएशन है कि बस यहीं पे फॉलो हो पा रही है। ठीक है, और क्यों फॉलो हो पा रही है? क्योंकि यहाँ पे इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी थी OH की। यहाँ पे तो देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ही नहीं मिल रही बेचारे को, वो बस बेस्ट पॉसिबल चूज करके जा रहा है जहां जा पा रहा है। क्योंकि दोनों ऑर्थो एक तरीके से, एक इसका ऑर्थो हो गया, एक इसका मेटा हो गया, एक CHO का मेटा हो गया, एक NO2 का मेटा हो गया। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की इतनी कमी है, वैसे ही नहीं मिल पा रही इसको कहीं। तो बर्बाद तो दोनों है, लेकिन ज्यादा बर्बाद कौन है? जो NO2 के मेटा है, ये वाला ज्यादा बर्बाद है। वेट, ये वाला ज्यादा बर्बाद है, ये वाला, क्योंकि NO2 का, फिर से मैं उल्टा बोल रही हूँ, बर्बाद कौन सा वाला? ये वाला ज्यादा बर्बाद है, क्योंकि NO2 का ऑर्थो है ये। ठीक है, इसका जो CHO का जो ऑर्थो है ये थोड़ा कम बर्बाद होगा। ठीक है, और ये क्या है? NO2 का मेटा है। तो बेसिकली ये समझ लो क्या इधर आएगा, या तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, क्योंकि मेटा मेटा तो दोनों के कंपैरेटिवली सेफ है। जो बर्बाद हो रहे हैं वो है NO2 का मेटा, NO2 का ऑर्थो बर्बाद हो रहा है, और CHO का ऑर्थो पैरा बर्बाद हो रहा है। CHO का ऑर्थो इज दिस, और NO2 का ऑर्थो इज दिस। ठीक है, तो NO2 का ऑर्थो थोड़ा कंपैरेटिवली सेफ होगा एज कम्पेयर टू CHO का ऑर्थो। तो मैं क्या उल्टा बोल रही हूँ फिर से? तुम्हें समझ आ रहा था मैंने क्या बताया यहाँ पे? यस मैम। ठीक है, यस आ गया? तो फिर ये चीज यहाँ पे भी ये थोड़ा उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे देखो क्या लग रहा है, एक है CHO का, ये जो CHO का मेटा है यहाँ पे, ये किसका है? NO2 का ऑर्थो। ठीक है, और यहाँ पे जो NO2 का जो मेटा है, ये किसका ऑर्थो है? CHO का ऑर्थो। तो अगर मैं बोलूँ कि ये NO2 का ऑर्थो है और ये CHO का ऑर्थो है, तो किसका ऑर्थो ज्यादा बर्बाद है? NO2 वाला। NO2 का ऑर्थो। तो वो किस पे जाना प्रेफर करेगा? CHO के ऑर्थो पे। तो CHO की ऑर्थो वाली पोजीशन कौन सी है? ये वाली, तो वो यहाँ जाना प्रेफर करेगा। ठीक है, मेटा ने तो उसे बख्शा ही हुआ है, मतलब NO2 ने मेटा को तो अपने को बख्शा ही हुआ है, और CHO को ऑर्थो कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा सेफ है एज कम्पेयर टू NO2 का पैरा।
मतलब CHO का पैरा कंपैरेटिवली ज्यादा सेफ है एज कम्पेयर टू NO2 का ये वाला पैरा, तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ ना जाके इधर जाना प्रेफर करता है। ठीक है, तो ये कंफ्यूजिंग हो सकता है, देखो मैं भी हो गई, लेकिन मैम हाँ इसमें बोलो। जो बेटा CHO के साइड में है वहां पे नहीं जाएगा ना? तुम्हारी आवाज बहुत कम आ रही है नुपुर, थोड़ा जोर से बोलो। मैम जो मेटा CHO के साइड में है वहां पे नहीं जाएगा ना? एक सेकेंड, जो मेटा CH कौन से वाले एग्जाम्पल की बात कर रहे हो, 1 2? मैम फर्स्ट में। फर्स्ट में जो मेटा CHO के साइड में, हाँ वहां नहीं जाएगा क्योंकि वो NO2 का पैरा है और वो उसने बर्बाद कर रखा है NO2 ने। ठीक है, ठीक है मैम। और ये CHO का पैरा है, तो CHO ने कंपैरेटिवली उसे कम बर्बाद किया हुआ है क्योंकि उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है। चलो ठीक है, चलो ठीक है ठीक है ठीक है, ये ठीक है, यहाँ पे हो गया। चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन है, ये है C डबल बॉन्ड O NH। ठीक है, इस क्वेश्चन का, इसमें बताओ इलेक्ट्रोफाइल किस रिंग पे जाना चाहेगा। ठीक है, पहले ये बता दो किस रिंग पे जाना चाहेगा, अगर मैं इसको 1 बोल दूं और इसको 2 बोल दूं तो किस रिंग पे जाना चाहेगा इलेक्ट्रोफाइल। 1. 1 पे जाना चाहेगा क्योंकि इधर क्या है, इसका प्लस आई है, और यहाँ पे क्योंकि कार्बोनिल है तो प्लस आई नहीं प्लस एम है, तो यहाँ पे कार्बोनिल का क्या होगा माइनस एम, तो इस रिंग पे तो माइनस एम लग रहा होगा, इस रिंग पे प्लस एम है, तो इलेक्ट्रॉन रिच रिंग कौन सी है, फर्स्ट है, तो इलेक्ट्रोफाइल फर्स्ट रिंग पे जाना चाहेगा। ठीक है, बात आएगी ऑर्थो पैरा की, तो वो पैरा ही मेजर बनेगा यहाँ पे क्योंकि इधर माइनस आई कम होगा नाइट्रोजन का। ठीक है, तो पैरा मेजर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन शायद जेई का क्वेश्चन भी है, तो इसको देखो गैस करना आसान था कंपैरेटिवली, क्या रिंग भी गैस करना आसान था और इसकी पोजीशन भी गैस करना आसान था अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे आएंगे कि तुम इजीली गैस कर पाओ, प्रोवाइडेड तुम्हें चीजें पता हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग की, तो पता होगा तो उन्हें गैस करना तब आसान होगा, चीजें लगाना। चलिए अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल, आई हैव दिस कंपाउंड C डबल बॉन्ड O, इसमें हमने कराया Br2Fe, Br2Fe करा रहे हैं तो कौन सी रिएक्शन करा रहे हैं, ब्रोमीन ऐड कर रहा हूँ. ब्रोमीन, तो ब्रोमीन ऐड कर रहे हैं। रिएक्शन का नाम क्या है, Br Addition. रिडक्शन, Addition. एडिशन, एडिशन, अच्छा एडिशन क्या होता है, एडिशन इसका डबल बॉन्ड पे एडिशन हो जाए। ठीक है, तो बेंजीन में जो डबल बॉन्ड से तोड़ के क्या Br लग जाता है, Substitution. सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। ठीक है, और किस तरीके का, ये Br2Fe हमने कौन सी रिएक्शन में डाला है, अभी एरोमेटिक कंपाउंड्स में ही डाला हुआ है। Br2Fe हमने हेलोजिनेशन में डाला था, आया याद, बेंजीन की जब हेलोजिनेशन कर रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो अभी Br हमें बताना है कि कहाँ पे आएगा, इधर क्या Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल बनता है, एरोमेटिक कंपाउंड्स में ही किया है, Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल बनता है, तो Br प्लस किस रिंग पे आना चाहेगा, इस रिंग पे या फिर इस रिंग पे, Second. सेकेंड रिंग पे आएगा, और कहाँ जाएगा, वो पैरा पे ही जाएगा। ठीक है मेजर, क्योंकि अगर देखोगे इस ओपन रेजोनेंस के दौरान क्या आ रहा है, प्लस आया, बेसिकली प्लस चार्ज आ रहा है, तो वैसे ही इसका माइनस आया है, और ऑक्सीजन का वैसे भी माइनस आया है, तो Br कहाँ जाना चाहेगा, हमारा इस पे जाना चाहेगा। ठीक है, तो इधर हमें ऐसे गेस करने के लिए आ सकते हैं, तो हमें ये गेस करना पता होना चाहिए। चलिए एक और क्वेश्चन देती हूँ उसी के ऊपर, इफ आई हैव 2 बेंजीन रिंग्स, ठीक है, और मैंने इलेक्ट्रोफाइल डाला है, तो अब देखो इलेक्ट्रोफाइल किसी भी एक रिंग पे आए, ठीक है, उससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों रिंग इक्वलेंट है, बस तुम्हें डिसाइड कहाँ करना पड़ जाएगा कि ऑर्थो पे आ रहा है या पैरा पे आ रहा है। और क्या तुमने स्टीरियो केमिस्ट्री में बायफिनाइल्स की स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ी थी, हाँ या ना बताओ जरा, पढ़ी थी क्या, ऐसे वाले रिंग्स की स्टीरियो केमिस्ट्री के यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स लगा देते हैं, यस मैम। पढ़ी होगी ना, तो तुम्हें देखो वहीं की कुछ चीजें यूज करनी है इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। तुम रिंग तो कोई सी भी चूज कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें बताना है कि ऑर्थो पे लगेगा या पैरा पे लगेगा। ठीक है, तो अगर तुम्हें याद हो बायफिनाइल्स में रोटेशन हो रही होती है, ठीक है, तो रोटेशन रिस्ट्रिक्ट भी हो जाती है। ठीक है, तो
वही कुछ चीजें यूज करनी है, इफ यू कैन रिमेम्बर अप्लाई कर सकते हो उस चीज को। तो देखिए चलो हम देखते हैं, कोई बात नहीं, समझ आना चाहिए कि आप जो करेंगे। अगर मान लो मैंने पैरा पे अटैक कराया है, ठीक है, पैरा पे अटैक कराती हूँ मैं, एक रिंग को कर लेती हूँ यहाँ पे। अच्छा रिंग क्या माइनस एम सॉरी प्लस एम शो कर सकती है रिंग? पहली बात तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगी, ठीक है रिंग, क्योंकि रेजोनेंस शो करवा देंगे हम, ये प्लस एम की तरह काम कर सकती है, तो एक रिंग के लिए दूसरी रिंग प्लस एम की तरह काम कर रही है, ठीक है। तो मैंने इसको नहीं छेड़ा, नीचे वाले को छेड़ते हैं और क्या बनाते हैं, इधर इलेक्ट्रोफाइल लगा देते हैं और इधर पॉजिटिव लगा देते हैं, ठीक है, रेजोनेंस करते हैं फिर। तो रेजोनेंस करेंगे तो क्या बनेगा, रेजोनेंस करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अब मैं इसकी रिंग की भी रेजोनेंस इसमें इन्वॉल्व करा देती हूँ, तो क्या आएगा, इस पे पॉजिटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड। बेसिकली अगर ये भी पता है ना, जैसे इसके लिए बस बना के देखना पड़ेगा, चलो हम देखते हैं क्या। अब देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड आया है, कि डबल बॉन्ड आया यानी कि पूरा मॉलिक्यूल कैसा हो गया, restrict, मतलब प्लेनर हो गया, एक प्लेन में होगा ना, डबल बॉन्ड तो पूरा एक प्लेन में होता है, yes ma'am, ठीक है, तो पूरा मॉलिक्यूल प्लेनर हो गया है। तो क्यों हो पा रहा है, देखो क्योंकि यहाँ पे क्या है, इसके कोई सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं लगे। अगर मैं मान लो ये जो ब्रोमीन जो मैंने इलेक्ट्रोफाइल लगाया है, जो भी इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे लगवाऊंगी वो मैं ऑर्थो पे लगा देती हूँ, ठीक है, ऑर्थो पे लगा देती तो क्या ये बाइफिनाइल वाला सिस्टम प्लेनर हो पाता, क्योंकि कोई बड़ी चीज लग जाती है तो जो बाइफिनाइल है वो प्लेन में नहीं रहता, फिर वो पर ऐसे रहता है कि एक रिंग ऐसे तो एक रिंग ऐसे, ऐसा कुछ पड़ा होगा बाइफिनाइल्स में या नहीं यार। यस मैम, पढ़ा था। देखो तो मतलब ये यहाँ पे ये है, यहाँ पे देखो ये रेजोनेंस में कब पार्ट ले पाएगा, जहाँ पे जब यहाँ पे कुछ ऑर्थो नहीं लगाया हुआ मैंने। तो इलेक्ट्रोफाइल इसलिए यहाँ पे कहा रहा है पैरा पे आ रहा है, अगर इलेक्ट्रोफाइल गलती से यहाँ पे आ जाता ऑर्थो पे आ जाता, तो ये जो रेजोनेंस हमने ये वाला पार्ट जो रेजोनेंस किया ये हो ही नहीं पाता, क्योंकि ये रेजोनेंस होता तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि मेरा मॉलिक्यूल पूरा प्लेनर हो गया है, और मैंने ऑर्थो पे कुछ लगाया हुआ है, तो ऑर्थो उसको प्लेनर होने नहीं देता स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। इस वजह से इस केस में कहाँ था प्रोडक्ट जो इलेक्ट्रोफाइल आया है वो कहाँ आता, पैरा पे आता। समझ पा रहे हो रीजन? नहीं? yes ma'am, फिर से बताऊं, किसी को जानना है फिर से? बेसिकली ऑर्थो पे लगा देती तो ये प्लेनर नहीं हो पाता स्ट्रक्चर, क्योंकि बाइफिनाइल्स में पड़ा होगा। बाइफिनाइल्स में अगर ऐसे रहना है तो इसके जो ऑर्थो बेंजीन के दोनों खाली रहने चाहिए, या बहुत छोटे ग्रुप्स हो, जैसे या तो हाइड्रोजन होता है या फिर फ्लोरीन वगैरह चल जाता है। जितना बड़ा ग्रुप होगा फिर ये ऐसे रह ही नहीं पाएगा, फिर एक रिंग ऐसे हो जाएगी और एक रिंग ऐसे रहेगी, ऐसा होता है, ठीक है। तो ऑर्थो लगा देती तो ये पैरा नहीं, प्लेनर नहीं हो पाता। और रेजोनेंस की कंडीशन क्या है कि डबल बॉन्ड तभी तो हो पाएगा ना जब मॉलिक्यूल डबल बॉन्ड का रिजल्ट होगा कि प्लेनर हो जाए। इस वजह से जिससे रेजोनेंस ना रुके, जिससे प्लस एम वाला इफेक्ट ना रुके, इस वजह से इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आता है, पैरा पे आना प्रेफर करता है। तो यहाँ पे नहीं आता हमारा इलेक्ट्रोफाइल। चलिए आगे चलते हैं, करते हैं थोड़ा नेफ्थलीन के बारे में। नेफ्थलीन तो पढ़ लिया, बेसिकली वही देखना है कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आएगा, कि नेफ्थलीन अगर लें, बेंजीन का तो हमने देख लिया जितना भी, ठीक है, दो सब्स्टिट्यूट का देख लिया, एक सब्स्टिट्यूशन का देख लिया। नेफ्थलीन में अब हमें चूज करना पड़े तो कहाँ आएगा, नेफ्थलीन इज दिस, इलेक्ट्रोफाइल है एट बीटा, सॉरी बीटा क्या है, एक अल्फा एक बीटा है, ठीक है, हम दोनों पे करवा के देख लेते हैं। चलिए पीछे करवा के देखते हैं। दिस इज अल्फा दिस इज बीटा, इलेक्ट्रोफाइल अगर आए एक बार बीटा पे तो क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल बीटा पे आया तो मेरा जो पॉजिटिव चार्ज है वो बनेगा यहाँ पे, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ बना, तो ये देखोगे ये वाला बॉन्ड की रेजोनेंस गई, मतलब इधर पॉजिटिव आया और इधर आया, और ये, ठीक है। अब देखोगे ये तो एरोमेटिक था, एरोमेटिक आरएस है, ये क्या बन गया, नॉन एरोमेटिक आरएस, क्योंकि बेंजीन के एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो गई यहाँ पे। और आगे अब जितने भी क्या रेजोनेंस बनेंगे उधर नॉन एरोमेटिक आरएस ही हम बोलेंगे कि नॉन एरोमेटिक ही होगा, नॉन एरोमेटिक आरएस ही होगा इसके आगे, ठीक है। तो अब देखते हैं, अब मान लो मैं क्या कराती, अल्फा पे अटैक कराती,
यहीं पे लिख देते हैं कि यहीं से क्या इलेक्ट्रोफाइल एट अल्फा। इलेक्ट्रोफाइल और पॉजिटिव यहाँ पे, ठीक है। अब देखेंगे अब इसके बाद क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रोफाइल और इधर पॉजिटिव और इधर, ठीक है। तो ये भी एरोमेटिक ही है यहाँ पे और ये भी एरोमेटिक ही है। अब इसके बाद फर्दर टूटेगा वो, अब हमारी एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, लेकिन इसके आगे से हमें मतलब नहीं है जितने भी स्ट्रक्चर्स बने। अब क्योंकि एक बार एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो गई आगे, तो फिर तो आगे सब में डिस्टर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने एरोमेटिक आ रहे से एक, और यहाँ पे कितने एरोमेटिक आ रहे से दो। तो इस वजह से क्योंकि एरोमेटिक आ रहे से यहाँ पे दो बन पा रहे हैं, तो अटैक कहाँ प्रेफर्ड होता है, अल्फा पे, ठीक है। तो जब भी नैफ्थलीन लेंगे तो हमारा जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो कहाँ जाना चाहेगा, इस वाली पोजीशन पे। अगर ये पोजीशन ऑक्यूपाई है और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल ऐड कर रहे हैं तो वो कहाँ जाएगा, इस पे जाएगा फिर, ठीक है। तो पहले वो सारी वाली पोजीशन कवर करना चाहेगा। एक बार ये पोजीशन कवर हो गई और उसके बाद हम फिर से अटैक करा रहे हैं, तो फिर वो बीटा वाली पोजीशन क्या करेगा, कवर करेगा। लेकिन पहले जितनी अल्फा पोजीशन है उनको कवर करना चाहेगा। चलिए तो हम लिख लेते हैं देयरफॉर अल्फा अटैक इज प्रिफर्ड। सेम चीज हमें यूज करनी है एंथ्रासीन में, कि एंथ्रासीन में अगर हमें बताना हो। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोफाइल एट, देखो पहले तो नंबरिंग कर लेते हैं यहाँ पे। नंबरिंग क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 एंड 10, ठीक है। एंथ्रासीन में नंबरिंग ऐसे होती है, पहले एक बेंजीन रिंग, फिर दूसरी कोने वाली, फिर लास्ट में बीच वाले कार्बन को हम क्या करते हैं, नंबर करते हैं। चलिए तो अब क्या हुआ, अगर मैं बोलूँ एट 8 पोजीशन में कराऊं, ठीक है। अभी 8 पोजीशन एक्चुअली में सबके बारे में बता रही है, 8 5 1 4 सारी इक्विवेलेंट पोजीशन है, 8 5 1 4। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है वहां पे कैसा स्ट्रक्चर मिलता है मुझे। अब इसके लिए इजी है कंपैरेटिवली नैफ्थलीन से गैस करना, एज कम्पेयर टू उसके लिए इजी है। यहाँ पे देखो नैफ्थलीन है, हमने रेजोनेंस एनर्जी एक बार पढ़ी थी नैफ्थलीन की, एंथ्रासीन की, कुछ जीओसी में, तो उसकी रेजोनेंस एनर्जी थी 61, ठीक है। अब मान लो मैं सेम अटैक कराऊं इलेक्ट्रोफिलिक, मतलब बेसिकली दो नैफ्थलीन, अगर एक नैफ्थलीन हो तो उसकी रेजोनेंस एनर्जी 61। इलेक्ट्रोफिलिक इसकी बताऊं एट 9 हो या 10 हो, यानी कि बीच वाली रिंग पे अगर अटैक हो, ठीक है। 8 इज इक्वल टू साइड वाले कोने पे अटैक करवा लो कहीं पे भी, तो अटैक कहाँ हो रहा है हमारा, इधर हो रहा है ई, और ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस के बाद यहाँ गया होगा, और ये कुछ ऐसे। अब यहाँ पे देख लो दो बेंजीन रिंग्स है, तो रेजोनेंस एनर्जी एक नैफ्थलीन की ज्यादा थी या दो बेंजीन रिंग की ज्यादा थी, याद है कुछ। मैम 2 बेंजीन रिंग की। हाँ इसकी 36 थी अपनी और इसकी 36 थी, तो यहाँ पे रेजोनेंस एनर्जी कितनी थी, 72। तो उसलिए अटैक किस पे होता है, बीच वाले पे होता है, तो वो अपनी एरोमेटिसिटी प्रेफर करना चाहता है। तो बेसिकली तुम ऐसे वाले फ्यूज रिंग्स में क्या देख रहे हो, नैफ्थलीन में, एंथ्रासीन में, वो कैसे भी करके एरोमेटिसिटी का अपना स्टेबिलिटी ढूंढ रहा है, क्या तो आर एस एरोमेटिक बन जाए, ठीक है। और यहाँ पे दोनों एरोमेटिक बन रहे हैं, तो नैफ्थलीन और उसने बेंजीन में कंपैरिजन कर लिया कि नैफ्थलीन की क्या एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस एनर्जी थोड़ी कम है, जो दो बेंजीन रिंग्स होगी वो ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगी क्योंकि उनकी रेजोनेंस एनर्जी क्या है, 72। तो हम लिख लेते हैं कि यहाँ पे प्रेफर्ड ये है, ठीक है। ये वाला अटैक होगा ना कि ये वाला। ये वाला कब होगा, जब एक बार 9 और 10 दोनों ऑक्यूपाई हो जाएंगे उसके बाद। तो पहले तो इलेक्ट्रोफाइल 9 या 10 में आना चाहेगा, तो फिनांथ्रीन में भी ऐसे हम बता सकते हैं सेम, फिनांथ्रीन, ठीक है। तो अटैक हमें फिनांथ्रीन के केस में कहा, फिनांथ्रीन इज दिस, तो फिनांथ्रीन के केस में बता सकते हो अटैक किस रिंग पे होगा, सेंट्रल रिंग पे होगा। तो उसके लिए आप, क्योंकि इधर भी अगर सेंट्रल रिंग पे अटैक होगा तो दो बेंजीन रिंग मेरी बच जाएगी, तो यहाँ पे भी हमें क्या कराना है, अटैक एट सेंट्रल रिंग, ठीक है। तो क्वेश्चन आएंगे तो उसमें बहुत इजी आएंगे, बस ये चीज याद होनी चाहिए, ये चीज याद है तो क्वेश्चन तो हो जाएंगे, ये चीज पता है तो। फिर रिडीम की बात करता है, चलिए ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है। अब मेरे पास नंबरिंग कर लेता है जरा, इसकी नंबरिंग इज 1 2 3 4 5
सेकेंड, 4 5 6 अटैक कराते हैं एट 3, इलेक्ट्रोफाइल एट 3, चेक करने के लिए बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे डाला, यहाँ पे H प्लस, यहाँ पे प्लस, ठीक है। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे अब बस कंपेयर क्या करना है हमें, यहाँ पे और तो कोई रीजन नहीं है, एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो चुकी है, यहाँ पे आरएस देखना है कि स्टेबल कहाँ बन सकता है, और क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन है तो यहाँ पे कुछ नाइट्रोजन का कुछ फर्क पड़ रहा होगा, HE, ठीक है, प्लस है। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा, ना कि नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स में शिफ्ट कर देना गलती से भी, N, ये इधर पॉजिटिव, इधर H और इधर E, ठीक है। तो अब देख रहे हो यहाँ पे क्या है, देखो हमने जब भी हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी पढ़ रहे थे, हमने क्या बोला था, जब भी चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कार्बन और नाइट्रोजन का कंपैरिजन करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, कार्बन, नाइट्रोजन में से कार्बन। तो अगर यहाँ पे देख लो इन तीनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर में कभी भी नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रोनेगेटिव आ ही नहीं रहा, वो नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज आ ही नहीं रहा, तो अटैक कहाँ होगा, C3 पे। अब C2 पे या C6 पे या C4 पे अपना अटैक करवा के देख लेना, नाइट्रोजन पॉजिटिव आएगा। इस वजह से क्या है, यहाँ पे जो अटैक होता है पेरिडीन पे थर्ड कार्बन पे होता है, ना कि तो पॉजिटिव और नाइट्रोजन इज अवॉइडेड। ये कुछ नहीं है, जो हमने रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी पढ़ी थी पहले, वही चीज यूज हुई है, क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज अवॉइड करेंगे। सेम बात करते हैं पायरोल की, पायरोल का इज आल्सो इम्पोर्टेंट अटैक। NH, ठीक है, इसकी भी हम नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। तो इनमें देख लो कि नंबरिंग कहाँ से शुरू हो रही है, N से शुरू हो रही है। इलेक्ट्रोफाइल एट 2 पे अटैक करवाया अगर हमने, तो NH 2 पे इलेक्ट्रोफाइल, इधर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे ये, ठीक है, यहाँ पे ऐसे शिफ्ट होगा। वंदना अपना माइक ऑफ कर लो, और फिर ये, तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे क्या रीजन होता है, यहाँ पे रीजन है क्या, इधर प्लस आ गया, ठीक है। यहाँ पे तो नाइट्रोजन भी प्लस आएगा ही आएगा, क्योंकि जो नाइट्रोजन के लोन पेयर्स है वो हमारे रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज हमने देखी, इधर नाइट्रोजन के पेरिडीन के नाइट्रोजन के लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स देख रहे हो, इधर 3 आ रहे हैं। अगर क्या होता, अगर ये कब अटैक होने पे, अटैक का 2 होने पे, ठीक है। अब मान लो मैं अटैक करवाऊं इलेक्ट्रोफाइल एट 3, थर्ड वाज दिस, तो 1 2 3 3, इधर इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे H और इधर प्लस, तो ये लोन पेयर इसे यहीं पे स्टेबलाइज कर देते हैं प्लस, और ये स्ट्रक्चर हमें मुझे कहाँ मिल जाता है, इसी पोजीशन में मिल जाता, ठीक है। अब इसके आगे कोई रेजोनेंस होने का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। बेसिकली यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, और यहाँ पे हमें क्या मिलते हैं, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलते हैं टोटल। तो यहाँ पे अटैक एट 2 इज प्रिफर्ड, याद रखना, पायरोल पे अटैक एट पोजीशन 2 इज प्रिफर्ड, एट 2 इज प्रिफर्ड, ठीक है। 2 होगा जनरली, लेकिन 3 भी हो सकता है, कब, जब दोनों का 2 या 5 ऑक्यूपाइड हो। और एक चीज याद रखना, पीछे लिखता है कि 2 की बात कर रहे हैं तो उसमें 5 भी इंक्लूडेड है, अटैक एट 2 5 इज प्रिफर्ड। तो पहले दोनों ये 2 5 वाली पोजीशन ऑक्यूपाई होगी, इसके बाद हम फर्दर इलेक्ट्रोफाइल डालेंगे तो बाकी की पोजीशन पे जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, ठीक है, एरोमेटिक SN2 की। चलिए एक क्वेश्चन कर लीजिए, एक क्वेश्चन बताना मुझे, अभी जो आज ही सीखा है ना हमने ऑर्थोपैरा का, वो पढ़ते हैं। COH है, OH है, COOH है और CH3 है, एंड आई हैव दिस। हमें इसमें बताना है क्या, अगर नाइट्रेशन कराई है तो मेजर प्रोडक्ट कहाँ पे आएगा, ऑर्थो पे आएगा, पैरा पे आएगा, कहाँ पे आएगा।
मेजर प्रोडक्ट्स इन नाइट्रेशन, नाइट्रेशन करानी है हमें इस पे, ठीक है। तो कुछ भी करा लो, बस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोफाइल आना है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आना चाहेगा बता सकते हो? अगर पी क्यू आर, तो पी पे कहाँ आएगा इलेक्ट्रोफाइल? ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और विड्रॉइंग ऑर्थो। हाँ, तो ऑर्थो आएगा किसके? OH के ऑर्थो पे, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और विड्रॉइंग होते हैं तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग के ऑर्थो या पैरा पे आता है, तो पैरा तो उसका ऑक्यूपाइड है तो ऑर्थो पे आएगा। यहाँ पे किस पे आएगा? CH3 के ऑर्थो। CH3 के, एक सेकेंड, ये COH, सॉरी सॉरी, CH3, दिस इज OCH3। अब बताओ, ऑर्थो पे OCH3 है। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, लेकिन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ज्यादा OCH3 है और उसका बस पैरा ऑर्थो अवेलेबल है, पैरा ऑक्यूपाइड है, तो बस ऑर्थो पे आ सकता है, ठीक है। इन दोनों में से कहीं से भी आएगा, मेजर मिल जाएगा। यहाँ पे कौन सी रिंग पे आएगा? अगर इफ आई गिव दिस 1 एंड इसको 2 बोल दूं, तो किस पे आना चाहेगा? 2। 2 पे आना चाहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो लोन पेयर्स हैं इसके थोड़ा बहुत प्लस एम भी कर रहे होंगे। यहाँ पे कार्बोनिल है, माइनस एम शो कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा, कहाँ आएगा? ऑर्थो पे या पैरा पे? ऑर्थो। ऑर्थो पे आएगा, क्योंकि इधर क्या है, क्योंकि माइनस आई भी तो शो करता है ओ, ठीक है। तो ये वाले आ रहे हैं प्रोडक्ट समझ में, जो हम पढ़ चुके हैं वही अप्लाई किया है इस क्वेश्चन में। तो इधर हमें कोई डाइसी चीज नहीं दिखी, बस हमें चीजें बताएं कि हमें क्या करना था और हमने उससे कर दिया, ठीक है। चलिए बात करते हैं SN2AR की। रिएक्शन हमने इसे एरोमेटिक कंपाउंड्स की कर रहे हैं, हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ ली। अब हमें न्यूक्लियोफिलिक पे आना है, और न्यूक्लियोफिलिक जो एरोमेटिक जनरली शो नहीं करता, जो शो करता है वो बहुत ड्रास्टिक कंडीशंस में शो करता है, तो वही हम करने वाले हैं। तो वो होगी, वो SN2 की होती है, हम उसे जनरली बोलते हैं SN2AR, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड पे SN2 हो रही है, जो कि जनरली नहीं होती। तो उसे हमने अपनी क्लास एक अलग बना के दिखा दिया, ठीक है। तो बोल देते हैं एरोमेटिक SN2। चलिए, दिस इज X, कोई भी हेलोजन है, जो भी है, न्यूक्लियोफाइल लगाया यहाँ पे, न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये। हमने दिया हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, हमें देना पड़ेगा तभी ये रिएक्शन हो पाएगी, ठीक है। तो रिएक्शन क्या होगी? पहले जैसे इस पर अटैक करेगा, तो एकदम से ऐसा नहीं है कि इसने अटैक किया और एक्स निकल गया। ये इसने अटैक किया, मान लो ये वाला बॉन्ड टूटा, ठीक है। तो एक टाइम क्या आएगा, जब इस पे एक्स और न्यूक्लियोफाइल दोनों अटैच्ड है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। अभी नेगेटिव वापस आएगा और इस एक्स को निकाल देगा नेक्स्ट स्टेप में, तो -x माइनस फास्ट। तो RDS स्टेप ये है, क्योंकि स्लो स्टेप है, ये स्टेप होना सबसे ज्यादा मुश्किल है, ये स्टेप तो इजीली हो जाएगा बाद में, ठीक है। और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो ये फास्ट स्टेप है, स्लो स्टेप है, ये हमें स्टेप भी पता होना जरूरी है, क्योंकि आगे एक चीज सीखेंगे इसके बेसिस पे। की पॉइंट्स लिखते हैं इसके। तो फर्स्ट, रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखो एक अलग यहाँ पे ऑर्डर देखने को मिलेगा, ARF, ARCl, ARBr एंड ARI, ठीक है। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन बोला इन्होंने, क्या एक्स को अगर मैं ऐसा कुछ लूँ, एफ के साथ ज्यादा है, ऑल्दो सी और एफ का बॉन्ड तोड़ना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी ARF के साथ रिएक्शन तेज है, क्यों है बता सकते हो? ये जो RDS है फास्ट स्टेप है, यहाँ से आंसर आ रहा है इसका। SN2 है क्योंकि SN2 है तो क्या हो गया? पहले तो हमने कभी ऐसा नहीं बोला। स्मॉल पे अटैक हो जाएगा आसानी से। एक्स का तो हमने कभी बात ही नहीं करी क्या स्मॉल होनी चाहिए। देखो यहाँ पे रीजन क्या है, पहले तो हम जनरली CCl का बॉन्ड देखते थे, क्या C और X का बॉन्ड देखते थे, यहाँ पे हम CX का बॉन्ड नहीं देख रहे, क्योंकि जो ये CX बॉन्ड टूट रहा है, बेसिकली इसका बॉन्ड और इस X का बॉन्ड जो टूट रहा है ना, वो किस स्टेप में टूट रहा है? फास्ट स्टेप में टूट रहा है। तो वो तो रेट को क्यों इफेक्ट करेगा? ठीक है, रेट को इफेक्ट करेगा। यहाँ पे जो काम हो रहा है, यहाँ पे क्या काम हो रहा है? न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है इस कार्बन पे, तो वो इस कार्बन पे अच्छे से कब अटैक कर पाएगा? जब इस कार्बन की पोलैरिटी अच्छी हो, तो उस कार्बन पे डेल बेसिकली प्लस चार्ज अच्छा हो। तो सबसे अच्छा प्लस चार्ज इसका कब होगा? जब फ्लोरीन से अटैच होगा, क्योंकि फ्लोरीन का डेल नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोफाइल सबसे इजीली कंपेयर करेंगे कहाँ पे अटैक कर पाएगा? जब इधर फ्लोरीन लगाओ, क्योंकि फ्लोरीन ने इस सारे कार्बन पे अच्छा खासा प्लस चार्ज बना रखा होगा अपने माइनस आई से। तो जैसे फ्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन पे जाते हैं तो माइनस इफेक्ट डिक्रीज होता रहता है,
तो डेल प्लस का इंटेंसिटी भी कम होगी, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना उतना डिफिकल्ट होगा। समझ आ रहे रीजन? यस मैम। लिख लेते हैं यहाँ पे, लीविंग एबिलिटी will not affect the rate, leaving availability will not affect the rate of x minus, will not affect the rate as it leaves in the fast step। ठीक है, तो इधर हम इसलिए ए आर आई का ज्यादा नहीं बता रहे, एट एज इट लीव्स इन दी फास्ट स्टेप। चलिए, ये रिएक्शन वैसे एनसीईआरटी में गिवन है जब हम रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, सीएल से OH बनवाते हैं NaOH डाल के, तो उसी का देखते हैं। सेकंड की पॉइंट देखते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रेट इंक्रीजेस। कैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, देखो क्यों रेट इंक्रीज हो रहा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के प्रेजेंस में, हमें यहाँ पे डेल प्लस चार्ज अच्छा ही चाहिए, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा दिया तो वो तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचता है, और डेल प्लस चार्ज इस पे और अच्छा हो जाएगा, तो इस वजह से रेट क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो रिएक्शन का हमें मैकेनिज्म पता होना जरूरी है कुछ भी ये अप्लाई करने के लिए। तो कहीं पे कुछ चीजें अप्लाई हो रही होती है, कहीं पे कुछ चीजें अप्लाई हो रही होती है। तो यहाँ पे हमें डेल प्लस चार्ज अच्छा चाहिए, काफी रिएक्शंस में हमें डेल प्लस चार्ज नहीं चाहिए होता अच्छा। ठीक है, हमें कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखनी होती है, पर वो कार्बोकैटायन होता है, यहाँ पे कार्बोकैटायन थोड़ी बना है, यहाँ पे तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। 360 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया, और 100 से 200 एटमॉस्फेयर क्या होता है हमारा प्रेशर होना चाहिए। ठीक है, तब जाके रिएक्शन होती है। और रिएक्शन भी कैसी होती है, O नेगेटिव Na+। क्यों होती है, क्योंकि बेसिक मीडियम है ना, तो OH तो बनेगा नहीं, OH बनेगा, जैसे ही OH बनेगा वैसे ही फिर से क्या होगा, NaOH उसका प्रोटॉन फिर से लेके O माइनस Na+ बना देगा, सॉल्ट की फॉर्म में रखेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम है। फाइनली इसी स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम से OH बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, हाइड्रोलिसिस, जो कि हम हमेशा करते आ रहे हैं ऐसी चीजों के लिए। O नेगेटिव से OH बनाना है तो क्या बन जाएगा, OH। इस रिएक्शन को बोलते हैं डॉस प्रोसेस भी। बेसिकली फिनॉल बनाने की इंडस्ट्रियल प्रोसेस हुआ करती थी पहले, अब ज्यादा यूज नहीं होती। ठीक है, अब एनसीईआरटी में ये भी गिवन है कि CO2 के इसमें क्या लगा दो, NO2 ग्रुप्स बढ़ाते जाओ, तो हमारी जो कंडीशन है जैसे अभी इतनी ड्रास्टिक है, हमें थोड़ा कम ड्रास्टिक कंडीशन पे भी रिएक्शन हो रही थी। ठीक है, अब मान लो मैंने एक NO2 ग्रुप लगा दिया, तो वो तो उस पर अच्छा खासा पॉजिटिव चार्ज ला रहा होगा अपने पैरा पे, वो तो ऑर्थो पैरा पे पॉजिटिव चार्ज लाता ही है, तो अच्छा खासा पॉजिटिव चार्ज ला रहा होगा, तो रिएक्शन काफी फास्ट हो जाती है। तो NaOH लिया, और अब बस मुझे 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देना है। ठीक है, मुझे हाई प्रेशर की भी जरूरत नहीं, रूम नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रिएक्शन होगी। O नेगेटिव Na+, और फिर हाइड्रोलिसिस, और सेम फिर मुझे फिनॉल मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से सॉरी, यहाँ पे NO2 और यहाँ पे फिनॉल भी, चलो मैं बना देती हूँ ऐसा वाला, क्या इधर OH और यहाँ पे NO2। ठीक है, तो स्टेप्स में दिया हुआ है एक बार बुक में। चलिए, OH NO2 NO2 NO2, and this is not OH, this is Cl। इसमें देखो इतना इतनी इजी रिएक्शन हो जाती है कि सिंपली बेस डालोगे, हीट भी नहीं करोगे तो भी रिएक्शन हो जाएगी। इवन वीक बेस से भी रिएक्शन हो जाती है। मतलब नॉर्मल मैं NaCO3 डाल दूंगी ना, सोडियम कार्बोनेट डाल दूंगी आपको, उससे भी रिएक्शन हो जाएगी। तो बहुत फास्ट है वाली रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, OH, ये NO2, ये NO2 और ये NO2। क्या नाम है इसका, किसी को याद है? पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड। ठीक है, अब है मेरे पास, चलिए अब मान लो मेरे पास है 2 Cl लगे हैं और NO2 है। मैंने क्या डाला, Mu नेगेटिव और Na+। ठीक है, और क्या डाल दिया, 1 इक्वलेंट डाला है, यानी कि 2 Cl है, 2 Cl को रिप्लेस हो सकता है। ठीक है, लेकिन मैंने 1 इक्वलेंट डाला है और हीट कर दिया रिएक्शन का थोड़ा रेट वेट बढ़ाने के लिए। NO2 से तो वैसे ही रिएक्शन फास्ट हो गई है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल OH नहीं है कहीं से भी, यहाँ पे OH कहाँ से आ रहा था, क्योंकि एक्वस था तो वाटर भी था, तो वहां से आ रहा था OH। ठीक है, यहाँ पे Mu नेगेटिव Na+ है, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या है, Mu नेगेटिव। तो ये बताओ कौन से वाले Cl को उसे हटाना चाहिए, जो NO2 के मेटा पे है, जो NO2 के पैरा पे है? पैरा पे।
पैरा पे, क्योंकि NO2 तो प्लस चार्ज कहाँ क्रिएट करता है, ऑर्थो पे और पैरा पे, मेटा पे तो प्लस चार्ज क्रिएट ही नहीं करता, ठीक है। तो पैरा पे ज्यादा क्या है, ज्यादा प्लस चार्ज होगा, इस वजह से MU नेगेटिव ज्यादा फास्ट वहीं पे अटैक करेगा। तो 1 इक्विवेलेंट डाला है तो रिएक्शन क्या होगी, सिर्फ यहीं पे होगी, OMe आके लग जाएगा, यहाँ पे Cl लग जाएगा, यहाँ पे NO2 लग जाएगा। चलिए देखते हैं अब, यहाँ पे F लिया, यहाँ पे CN लिया, और आई हैव पुट KCN इसमें। CN भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है, -M से ही, तो ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ही है। तो NO2 ने कोई ठेका नहीं लिया हुआ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बनने का, कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो वो भी ये काम करेगा ही। तो क्या इलेक्ट्रोफाइल भी KCN ही है, कहाँ के CN आके लग जाएगा ऊपर और CN, ठीक है। चलिए अगर मेरे पास है F और यहाँ पे क्या है, NO2 है, ठीक है, एंड आई हैव पुट यहाँ पे फर्स्ट में HNMe2, ठीक है, बेसिकली सेकेंडरी अमीन है ये, और इसमें क्या डाला है, Cu और CO। तो ये CO दिख रहा है, पर इसका कुछ हाइड्रोलिसिस वाला काम समझो। देखो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा ये NMe2, ये बन जाएगा, ठीक है। ठीक है, इनिशियली क्या बना होगा, इनिशियली जब ये अभी तक हमने जो भी किया, या तो OH लगाया आके या O नेगेटिव वाली फॉर्म में, देखो यहाँ से क्या बना होगा, NMe2, और इसके साथ H भी है यहाँ पे, तो क्योंकि इसने बेंजीन के साथ भी नया बॉन्ड बना लिया तो इसमें प्लस आ गया होगा, ठीक है। तो इसने CuO ने क्या किया है, इसका H रिप्लेस किया है बस, ठीक है। ऑल दो अलग से रिएक्शन दिख रही है, लेकिन कुछ यहाँ पे इसका काम नहीं है। ये क्या है, विल रिमूव H ऑफ H प्लस ऑफ, बेसिकली H प्लस ऑफ किसका, इसका, ठीक है। तो ये इसका रिमूव कर देगा। चलिए एक और रिएक्शन करते हैं इसमें, लास्ट रिएक्शन। NO2 और CMe, यहाँ पे है Br और यहाँ पे है H, और यहाँ पे क्या है, F है, ठीक है। और हमने इसमें डाला है PHS नेगेटिव K प्लस, और हमने डाला है DMSO और हीट, और यहाँ पे होगी SN2, ठीक है। तो अब बताओ प्रोडक्ट में क्या आएगा, देख के डर रहे हो, लेकिन ना इस रिएक्शन में ऐसा कुछ अलग से नया कुछ कंसेप्ट नहीं लग रहा। बोलो, कुछ बोलना चाह रहे हो तो। चलो मैं दो चीजें दिखाती हूँ तुम्हें, एक है देखो ये CBr, SH SH कहाँ आएगा, SPH, SH नहीं है, SPH है, PHS कहाँ आएगा, नुपुर जोर से, फ्लोरीन पे। देखिए नहीं, वही मैं बताना चाह रही हूँ यहाँ पे क्या, देखो एक CBr बॉन्ड है यहाँ पे, ये CBr बॉन्ड है, और एक CF बॉन्ड यहाँ पे है, ठीक है। तो जब इसके पास ऑप्शन, मतलब अब देखो ये क्या है, नॉर्मल वाली SN2 होगी, अगर यहाँ पे हो गई, इस वाले कार्बन में भी तो SN2 हो सकती है ना, CX बॉन्ड है, हो सकती है, नहीं हो सकती यहाँ पे SN2, ठीक है। और यहाँ पे भी SN2 हो सकती है, लेकिन ये क्या है, एरोमेटिक वाला है। एरोमेटिक वाली सब्स्टिट्यूशन ऑल्दो हम करा रहे हैं, लेकिन वो नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन से स्लो ही होने वाली है, ठीक है। वो कितनी भी फास्ट, कितना भी हमसे फास्ट करा दे, नॉर्मल ये वाली SN2 लेंगे ना, जो एलिफेटिक CX पे कराई थी, उससे स्लो ही होगी। तो SN2 यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है, लेकिन वो जब भी ऐसा कुछ होगा तो कहाँ होना प्रेफर करेगी, जहाँ पे जो एलिफेटिक है उस पर होना प्रेफर करेगी। तो इस केस में कंफ्यूजन के लिए क्वेश्चन जानबूझ के, शायद ये जेई का क्वेश्चन है, कहाँ का क्वेश्चन है, कंफ्यूजन के लिए ये चीज दी गई थी, लेकिन हमें करना क्या है, सी पे अटैक ही करवाना है, जो एलिफेटिक है उस पर अटैक करवाना है, ना कि एरोमेटिक वाले पे, ठीक है। तो जब भी ऐसी कोई चॉइस मिलेगी तो हमें अटैक किस पे करवाना है, एलिफेटिक वाले पे। NO2 F, यहाँ पे C, और अब स्टीरियो केमिस्ट्री में कुछ फर्क आएगा, नहीं आएगा, SN2 से इन्वर्जन होता है, ये Br अबव द प्लेन था, तो SH कहाँ आएगा, बिलो द प्लेन, और ये H, ठीक है। इस चीज पे भी ध्यान देना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बेसिकली कंसेप्ट थोड़ा वो उसके लिए है, क्या जब दोनों चॉइस होगी तो कौन सा कराना, ऑब्वियसली एलिफेटिक वाला, क्योंकि वो कराना इजी होगा। चलिए बात करते हैं फिनॉल्स की, फिनॉल्स को थोड़ा पढ़ेंगे ठीक से। फिनॉल्स का स्ट्रक्चर आई होप सबको पता ही होगा, OH, ठीक है। तो पहले इसकी देख लेते हैं जरा प्रिपरेशन जल्दी से, एक प्रिपरेशन अभी अभी देखी थी इसकी,
क्या थी? डोज प्रोसेस जो थी, यहाँ से भी फिनॉल ही बन रहा था। ठीक है, सेकंड प्रिपरेशन देखते हैं। अब ये प्रिपरेशन आसान है, जैसे मतलब ऐसी है या कन्वर्जन की लाइक भी है थोड़ी, क्या इसे अगर कर पा रहे हो तो इसी सी चीज है। चलो मुझे इससे क्या बनाना है? फिनॉल बनाना है। ठीक है, मेरे पास बेंजीन एंड आई हैव टू मेक फिनॉल, ऐसा सोच के चलते हैं। चलिए, हमने क्या करा? Br2 है, Fe डाला, वी मेड इट Br। यहाँ से क्या करा? Mg डाला, ड्राई ईथर डाला, De लिख देती हूँ। क्या बनेगा यहाँ से बताओ? फिनाइल MgBr। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फिनाइल बेंजीन Br मतलब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हाँ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा। ठीक है, MgBr आ जाएगा। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा। अब इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से मुझे OH बनाना है। क्या हमने इसकी कोई रिएक्शन करी थी? क्या तुम्हें याद है ऐसी कोई रिएक्शन? नहीं याद है तो हमें क्या करना है? पहले स्टेप पे O2 डालना था और दूसरे स्टेप पे हमें H2O प्लस डालना था। ठीक है, अगर नहीं भी कराई तो अब देख लो, आई डोंट नो, मुझे नहीं याद आ रहा, तो ये है OH। ठीक है, यहाँ से फिनॉल बन जाएगा। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से OH बनाने का भी एक तरीका ये है कि O2 डालो पहले और फिर दूसरे स्टेप पे H2O प्लस डालो। चलिए, एक और रिएक्शन है जो हम आगे भी करेंगे जब हम डाइजोनियम सॉल्ट्स वगैरह करेंगे। अभी देख लेते हैं यहाँ पे प्रोसेस में। N2 प्लस Cl माइनस, ये हमारे डाइजोनियम सॉल्ट है। ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। इसमें हमने डाला H2O और हमने इसको करा हीट, या फिर और इसकी जगह स्टीम भी लिखी हो सकती है। ठीक है, तो H2O डालते हैं इसमें तो क्या बन जाता है? OH। ठीक है, तो दिस इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। पढ़ेंगे इसको आगे भी डिटेल में इसी चैप्टर में, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। चलिए, फोर्थ देखते हैं। फोर्थ हमें किससे बनाना है? फ्रॉम एसिड हाइड्रोलिसिस। ये रिएक्शन तुम्हारी है एनसीईआरटी की रिएक्शन है, लेकिन एनसीईआरटी में मैकेनिज्म नहीं गिवन है। हम थोड़ा मैकेनिज्म से करेंगे क्योंकि मैकेनिज्म हमें थोड़ा हेल्प करेगा इसके क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, फ्रॉम एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ क्यूमीन परऑक्साइड, हाइड्रो परऑक्साइड सॉरी। तो क्यूमीन वर्ड कहीं याद है? कहीं एनसीईआरटी में देखा है? फिनाइल में CH3 कोई अल्काइल लग जाता है। हाँ, चलिए देखते हैं रिएक्शन कैसे होती है। बेंजीन लिया, इसमें पहले मान लो मैंने कराया, चलो मैं बताती तो मुझे प्रोडक्ट बताना है। ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH2 और H प्लस बनाया है। तो बताओ कौन सी रिएक्शन है? नाम बताओ पहले तो, इसी चैप्टर में करिए। बेंजीन की रिएक्शंस इसी चैप्टर में करिए। भाई अच्छा, एल्कीन है और H प्लस डाला है, एसिड की प्रेजेंस में एल्कीन पे क्या बनता है? कार्बोकेटायन। नहीं याद आ रही ये रिएक्शन? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन नाम से याद है कुछ? यस। हमने बहुत सारे रिएजेंट्स लिखे थे, उसमें एक तो नॉर्मल रिएजेंट है RX और डाल दो, लेकिन हमने और भी रिएजेंट्स बताए थे कि जहां जहां कार्बोकेटायन बनता है वहां वहां हम ये रिएक्शन करा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस में भी कार्बोकेटायन बनता है। अगर ये H प्लस में कैसे ले रही थी? HF की फॉर्म में ले रही थी तो। ठीक है, तो यहाँ पे भी कार्बोकेटायन बनेगा और क्या बनेगा? CH, भूलने वाली चीज नहीं है ये, CH3। ठीक है, ये बन जाएगा। इस स्ट्रक्चर का एक्चुअली में नाम होता है क्यूमीन, इसी स्ट्रक्चर का नाम क्यूमीन है। ठीक है, बेंजीन के ऊपर आइसोप्रोपाइल क्यूमीन। चलिए, मैं इसको थोड़ा इस तरीके से शो करती हूँ कि हम दिखा पाए कि रिएक्शन कैसे हुई है। इधर है Me, ये MECH3 है और यहाँ पे H। ठीक है, अब हम क्या डालेंगे? इधर O2 डालेंगे और हीट करेंगे। तो बेसिकली O2 ना इस बॉन्ड में, इस C और H के बॉन्ड में क्या हो जाएगा? इंसर्ट हो जाएगा और हमें क्या देगा? C CH3 CH3 और यहाँ पे OH, दोनों O2 का दोनों O यहाँ पे इंसर्ट हो गए। कैसी लिंकेज दिख रही है? ये O की पेरोक्साइड लिंकेज है, इसलिए बोलते हैं इसे क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, क्योंकि यहाँ पे साइड में O है, H है सॉरी। तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड।
ठीक है। फाइनली इसके अंदर डाइल्यूट H2SO4 डाल देते हैं और ये ब्रेक हो जाता है और हमें क्या देता है, एक एसीटोन दे देता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। एसीटोन बाई प्रोडक्ट है यहाँ पे। मेन हमें क्या मिलता है, हमारा फिनॉल मिल जाता है यहाँ से। ठीक है, तो ये रिएक्शन है इसका क्यूमीन में। तो ये पूरी रिएक्शन गिवन है एनसीईआरटी में, पर विदाउट मैकेनिज्म। बेसिकली क्यूमीन से बनाना दिखाया है शायद। चलिए एक बार मैकेनिज्म और देख लेते हैं इसका आज, फिर इसकी रिएक्शंस कल करेंगे। हमारे पास है, हम क्यूमीन से देखेंगे मैकेनिज्म, उससे पहले का तो हमें पता ही है, मतलब बेसिकली क्यूमीन पेरोक्साइड से। उसके उससे पहले भी क्या होता है, हाइड्रोपेरोक्साइड, उससे पहले भी फ्री रेडिकल है, उस पर भी नहीं जाना है। इस पे जाएंगे H+, तो इसके ये वाले लोन पेयर से जो अटैक करेंगे H+ पे, ठीक है। 2 O है, लेकिन वो अटैक करेगा जिस पे अटैक होने के बाद एक लीविंग ग्रुप टाइप कुछ बन पाए, CH3 CH3 OH और प्लस, लीविंग ग्रुप बन गया वाटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वाटर बनेगा। अगर ये ऐसे निकला, बेसिकली अगर ये ऐसे निकलेगा तो इस O पे पॉजिटिव आएगा जो कि अनस्टेबल होगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे माइग्रेशन हो जाती है। ठीक है, ये अनयूजुअल सा मैकेनिज्म है, और किसी चीज का और कोई ऐसा मैकेनिज्म तुमने नहीं किया, क्या O पे तुमने माइग्रेशन करा के दिखा रहे हो, तो स्पेशल काइंड ऑफ मैकेनिज्म है, इसे देख लीजिए। माइग्रेशन होगी, और यहाँ पे क्योंकि ये जो माइग्रेशन है ये स्लो स्टेप में हो रही है, तो यहाँ पे फॉलो होता है वो ऑर्डर स्ट्रिक्टली। तो बताओ किसकी माइग्रेशन होनी चाहिए, माइग्रेशन वाला ऑर्डर जो हमने पढ़ा था, CH3 फिनाइल है, कौन माइग्रेट करना चाहिए यहाँ पे, फिनाइल। फिनाइल, यस गुड। ठीक है, तो फिनाइल माइग्रेट करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो क्या होगा, CH3 माइग्रेट किया तो कार्बन में पॉजिटिव आ गया O, और यहाँ पे क्या आ गया, फिनाइल। ठीक है, यहाँ पे क्या हुई, हम कह देते हैं 1 to फिनाइल शिफ्ट हुई। ठीक है, और ये स्लो स्टेप भी है। चलिए स्लो स्टेप है। अब इसमें मैंने क्या डाला, H+ डाला और H3+। H+ डालो H3+ डालो, सेम बात है। ठीक है, अब क्या होगा, H+ और बेसिकली वाटर भी है मीडियम में, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, OH आके लग जाएगा, वाटर से ऐसे आके लगता है। H+ H3+ इज डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड में वाटर भी है, एक तो ये भी लग जाएगा। और क्योंकि एसिड है तो ये वाला जो OH है ना, इस पे भी लोन पेयर्स है, ये भी प्रोटोनेट हो जाते हैं। तो हमें कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा, क्या इस कार्बोकेटाइन पे तो OH आ गया और इसका ऑक्सीजन भी क्या हो गया, प्रोटोनेट हो गया। ठीक है, फाइनली हमें क्या बनाना है इससे, अब एक H+ जाएगा, और कहाँ से जाएगा, लेट मी शो यू लाइक दिस, OH ये ऐसे, ठीक है, और ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे गया, तो क्या बन रहा है, हमें मिलेगा यहाँ से एक एसीटोन मिल जाएगा, एक H+ से निकल जाएगा। बेसिकली ये वाला बॉन्ड टूट रहा है ना, तो H+ निकल गया, O नेगेटिव यहाँ से हुआ, ये वाला बॉन्ड टूटा, यहाँ से क्या निकल गया, ये फिनॉल निकल गया, ये फिनॉल है। और यहाँ से क्या मिला, ये वाला पार्ट इज गिविंग अस एसीटोन, दूसरा पार्ट इज गिविंग अस फिनॉल, और एक H+ हमारा निकल ही गया। तो CH3 C डबल बॉन्ड ऑफ CH3 और OH। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म मत भूलना। बेसिकली इसमें क्या हमने करा, इसमें जो हमारा प्रोडक्ट डिसाइड होगा वो डिसाइड होगा माइग्रेशन ऑर्डर से। तो माइग्रेशन ऑर्डर अगर नहीं याद तो लास्ट टाइम से पढ़ के आना, जो स्लो स्टेप में जो फॉलो होता है वाला माइग्रेशन ऑर्डर। ठीक है, माइग्रेशन पता होगा तो हम अपना क्या प्रिडिक्ट कर पाएंगे, प्रोडक्ट प्रिडिक्ट कर पाएंगे, डिपेंडिंग ऑन आर ग्रुप जो भी लगे उस पर। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ऑर्डर ऑफ माइग्रेशन, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड is strictly followed। ठीक है, क्योंकि वो क्या है, स्लो स्टेप में हो रहा है यहाँ पे जो माइग्रेशन हो रहा है, इस वजह से वो स्ट्रिक्टली फॉलो होता है। तो जो ऑर्डर था यहाँ पे फिर से भी लिख देती हूँ, pH माइनस, H माइनस का सबसे ज्यादा होता है, pH माइनस 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री, और लास्ट में CH3। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत मैकेनिज्म का आइडिया होना चाहिए कि जो माइग्रेट करके जा रहा है वो ही हमारा ओके से OH के साथ जा रहा है, और जो माइग्रेट नहीं किया उसके साथ हमारा क्या बन रहा है, ये बाय प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, फिनाइल का माइग्रेशन हुआ था और वही OH के साथ लगा हुआ है। तो हमें इस चीज का आइडिया होना चाहिए, भले ही पूरा मैकेनिज्म ना याद हो। चलिए एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये तो सिंपलेस्ट माइग्रेशन ऑर्डर था। अभी आई हैव टाइम, थोड़ा सा 1 मिनट है। मैम हाँ बोलो। मैम यहाँ पे फिनाइल का माइग्रेशन उसके प्लस आई इफेक्ट की वजह से हो रहा है। देखो इफेक्ट कुछ नहीं था यहाँ पे, हम इफेक्ट लगा ही नहीं पा रहे थे। एक तो यहाँ पे जो माइग्रेटरी ऑर्डर एक लिखाया था मैंने स्टार्टिंग में, जब हम कार्बोकेटाइन वाला माइग्रेशन करा रहे थे, ये तो ये था बेसिकली हम देख रहे थे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए, तो वो ऑर्डर कुछ ऐसा था इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टाइप वाला, इस वजह से हमने माइग्रेशन कराया। तो एक माइग्रेशन ये था
क्या हमने ऑर्डर लिख दिया था, लेकिन ये कब फॉलो हो रहा है, बस स्लो स्टेप में हो रहा है। इधर इफेक्ट्स मत लगाओ, इफेक्ट्स लगाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे माइग्रेशन में। ये ऑर्डर याद रखो, और एक चीज याद रखो, जिसपे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी बेसिकली स्लो स्टेप के लिए, क्या वो ज्यादा फॉलो होगा। अभी एक एग्जांपल और देखते हैं, उससे क्लियर होगा जो मैं कहना चाह रही हूँ। जैसे ये है, और वो वाली क्लास एक बार, मतलब वो वाली क्लास के नोट्स एक बार फिर से देख लेना, जिसमें माइग्रेशन हमने किया था बेसिकली। NO2, ये NO2 है, OMe है, ठीक है। यहाँ पे मुझे बताने प्रोडक्ट्स क्या हो गए। मैंने पहले क्या डाला है, O2 हीट, और सेकंड में डायरेक्ट H2SO4। तो पहले तो हमें ये पहचानना ही आना चाहिए कि ये वाली रिएक्शन है क्यूमीन वाली, कि हमने ये सारी चीजें डाली है, ठीक है। अब बताओ OH किसके साथ होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस रिंग की ज्यादा है, सबसे ज्यादा OMe। OMe मैम वाली रिंग। तो OH, जो OH बनने वाला है वो इसी के साथ बनने वाला है, और जो कीटोन बनेगा वो बाकी दो के साथ बनेगा, ठीक है। तो हमें इस तरीके से गेस कर लेना है। जब सारे फिनाइल से तो हम नॉर्मल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से गेस कर लेंगे कि जिसपे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा है वो OH है। लेकिन जब ये है कि ये CH3 CH3 और pH में से हमें करना पड़ रहा है, तो फिर हम लोग ऐसे डिसाइड करेंगे, ठीक है। pH का हमारा ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू वो, तो ये प्रोडक्ट बनेगा और ये प्रोडक्ट बनेगा। तो अब इसके क्वेश्चंस हम कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करेंगे, 3-4, तो जिससे उसमें चीजें याद रह पाए। एक बार वो वाला पार्ट फिर से पढ़ लेना, ठीक है, पढ़ के आना नेक्स्ट क्लास में। फिर कुछ कंफ्यूजन हो तो फिर पूछना। सब ही, सबको ही बोल रहे हो। चलिए, आज के लिए बस इतना ही।